हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सहगामी। इसके अंतर्गत आज हम पर संस्कृति ग्रहण के बारे में जानेंगे। पर संस्कृति ग्रहण और सात्मीकरण दोनों ही संगठनकारी प्रक्रिया है। पर संस्कृति ग्रहण सात्मीकरण या आत्मसात का ही एक अंग है। दो संस्कृतियां जब परस्पर संपर्क में आती हैं तो वे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, और जब एक संस्कृति को मानने वाले लोगों द्वारा कुछ सांस्कृतिक तत्वों के स्थान पर बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व अपना लिए जाते हैं तो उसे हम पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। सात्मीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या फिर समूह एक दूसरे के व्यवहार, प्रतिमान, भावनाओं, मूल्यों और उद्देश्यों को स्वीकार करते हैं। इसमें विभिन्नता रखने वाले व्यक्ति एक समूह अपने स्वार्थ एवं दृष्टिकोण में समान हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया ही है। अब हम पर संस्कृति ग्रहण की परिभाषा एवं अर्थ को जानेंगे। सबसे पहले समाजशास्त्री हैं डॉक्टर दुबे जी। इन्होंने संस्कृति ग्रहण या पर संस्कृति ग्रहण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के तत्व को अपनी इच्छा से या किसी के दबाव से ग्रहण करे तो इस प्रक्रिया को हम पर संस्कृति ग्रहण कहेंगे। वहीं समाजशास्त्री मजूमदार एवं मदान के अनुसार जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति में परिवर्तन प्रक्रिया के दौर में होती है तब इस प्रक्रिया को हम पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। वहीं समाजशास्त्री गिलिन ने लिखा है कि पर संस्कृति ग्रहण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें विभिन्नता संस्कृतियों वाले समाज निकट एवं लंबे समय के कारण परिवर्तन होते हैं, लेकिन इसमें दोनों संस्कृतियों का पूर्ण मिश्रण नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे गिलिन ये कहते हैं कि दो अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ रह रहे हैं, इसलिए वो एक दूसरे की संस्कृति को अपने अंतर्गत ले लेते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से समाहित नहीं किए होते हैं। ऐसा गिलिन का कहना है, और यही पर संस्कृति ग्रहण है। इन सभी समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं के अलावा सन 1936 में रेडफील्ड, लिंटन और हर्स्कोविट्ज़ ने पर संस्कृति ग्रहण पर शोध के लिए मार्गदर्शन देने वाली एक परिषद के स्मृति पत्र में इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी है। जैसे पर संस्कृति ग्रहण में उन घटनाओं का समावेश होता है जो कि अलग अलग संस्कृतियों वाले व्यक्तियों के समूह के निरंतर प्रत्यक्ष संपर्क में आने से होता है और जिनके परिणाम स्वरूप उनमें से एक या दो समूहों के मौलिक सांस्कृतिक प्रतिमानों में परिवर्तन घटित होते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पर संस्कृति ग्रहण की परिभाषा हमें इन सभी बातों को उजागर कर रही है कि दो संस्कृतियां जब लंबे समय तक एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में आती है तो उनमें कोई एक दूसरे से या दोनों परस्पर दबाव या स्वेच्छा से सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान करती हैं। सांस्कृतिक हस्तांतरण की इस प्रक्रिया को ही हम संस्कृति ग्रहण के नाम से जानते हैं। पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया के दौरान एक संस्कृति अपने सभी मूल्य तत्वों को नहीं खोती है, लेकिन उसकी जीवन विधि में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं या परिवर्तन ज़रूर देखने को मिलता है। पर संस्कृति ग्रहण के लिए गिलिन ने 3 स्थितियों को आवश्यक माना है। पहला, लोगों का निकट और निरंतर संपर्क में होना चाहिए जिससे कि वे एक दूसरे के सांस्कृतिक तत्वों से परिचित हो सकें। दूसरा, परदेश जाकर रहने वाला समूह अलग अलग सांस्कृतिक समूह में जाकर रहता है। तीसरा, विजेता हारे हुए लोगों पर अपनी संस्कृति को थोपता है। अब हम पर संस्कृति ग्रहण की दशाओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, दो अलग अलग सांस्कृतिक समूह में संपर्क होने मात्र से ही पर संस्कृति ग्रहण नहीं होती है। हालांकि यह पर संस्कृति ग्रहण की एक आवश्यक दशा है। जैसे कि अगर हम पहले समझे तो दोनों संस्कृति समूह में संपर्क हो और दोनों समूह एक दूसरे को प्रेरणा देती हो तभी पर संस्कृति ग्रहण होती है। दूसरा, संपर्क में आने वाले व्यक्ति की सामाजिक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि व्यक्ति उन्हीं तथ्यों का हस्तांतरण कर सकता है जिससे वह परिचित हो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति का प्रतिनिधित्व एक सीमा तक ही करता है, संपूर्ण संस्कृति का नहीं। पर संस्कृति ग्रहण में परिवर्तन की इच्छा भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। परिवर्तन करने की इच्छा होने पर
पर संस्कृति ग्रहण शीघ्र और तीव्र गति से होता है। परिवर्तन के प्रति उदासीन होने पर संस्कृति ग्रहण में बाधा उत्पन्न होती है। अब हम समाजशास्त्रियों के द्वारा पर संस्कृति ग्रहण के परिणामों को जानेंगे। देखिए, पर संस्कृति ग्रहण के परिणाम स्वरूप संस्कृतियों में परिवर्तन, परिवर्धन एवं परिमार्जन होता है। संस्कृति का प्रसार होता है। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्व ग्रहण कर लाभ कमाती है या उसे कभी बार लाभ होता है। परस्पर सहयोग एवं भाईचारे की जो भावना है उसमें भी वृद्धि होती है। लेकिन पर संस्कृति ग्रहण हमेशा ही लाभप्रद नहीं होती है, बल्कि अनेक बार तो अनियंत्रित रूप से दूसरी संस्कृति के तत्व को अपनाना घातक भी सिद्ध होता है। दबाव से स्वीकार कराए गए सांस्कृतिक परिवर्तन भी विनाशकारी प्रभाव पैदा करते हैं और ऐसी स्थिति में विद्रोह की संभावना रहती है। पर संस्कृति ग्रहण के प्रभाव का उल्लेख हम दो रूपों में कर सकते हैं। पहला, व्यक्ति पर प्रभाव, दूसरा संपर्क में आने वाली संस्कृतियों पर प्रभाव। देखिए, पर संस्कृति ग्रहण के कारण व्यक्ति पर भी अनेक प्रभाव पड़ते हैं। व्यक्ति को नवीन संस्कृति से अनुकूलन करना पड़ता है। इस दौरान उसे मानसिक तत्व का सामना करना पड़ता है। युवा व्यक्ति पहले ही किसी संस्कृति के अनुरूप ढल चुके होते हैं, अपने मूल्य और जीवन विधियों तय कर चुके होते हैं। इसीलिए नवीन संस्कृतियों से संपर्क उनके लिए मानसिक तनाव का कारण होता है। व्यक्ति अपनी परिचित भाषा, संस्कृति और संस्थाओं के माध्यम में ही रहना चाहता है। दूसरी संस्कृति के संपर्क का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। लेकिन जो लोग नई संस्कृति में सफलतापूर्वक अनुकूलन कर लेते हैं, वे अपने सांस्कृतिक समूह में अनेक लोगों के नेता बन जाते हैं और साथ ही प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। पर संस्कृति ग्रहण का संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ता है। दोनों संस्कृतियों में सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान होता है और साथ ही आगे चलकर सात्मीकरण भी हो जाता है। यदि संपर्क में आने वाली संस्कृतियों में भिन्नता अधिक है तो परस्पर कम सांस्कृतिक तत्व ही अपनाए जाएंगे। यदि दूसरे जो सांस्कृतिक समूह है उनमें जाकर बसने वाला समूह छोटा है तो वो अपनी संस्कृति के तत्व अधिक खोएगा और संपर्क में आने वाली संस्कृति से अधिक ग्रहण करेगा और साथ ही बदले में उसे कम देगा या कम पाया जाएगा। पर संस्कृति ग्रहण में आश्रित समझी जाने वाली संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। यह स्थिति असम की नागा जनजाति की संस्कृति की हो रही है। ईसाई मिशनरियों के संपर्क के कारण नागा संस्कृति पश्चिमीकृत हुई है। संस्कृति के संवर्धन एवं विकास के लिए पर संस्कृति ग्रहण करना अनिवार्य होता है, लेकिन अनियंत्रित पर संस्कृति ग्रहण कई समस्याएं भी पैदा कर देता है और घातक भी हो सकता है। यदि अन्य संस्कृति से ग्रहण किए गए सांस्कृतिक तत्व अपनाने वाले समूह की संस्कृति के गठन और मूल्यों से मेल नहीं खाते हैं तो उनका प्रभाव हानिकारक होता है। बलपूर्वक स्वीकार कराए गए सांस्कृतिक तत्व विनाशकारी प्रभाव को पैदा कर संस्कृति की जीवन शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। पर संस्कृति ग्रहण के प्रमुख आधार या कारणों के बारे में जानेंगे, जो कि है सांस्कृतिक संपर्क और संस्कृति हस्तांतरण। देखिए, पर संस्कृति ग्रहण के लिए जो अभी हमने अन्य दशाएं पढ़े वो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके अलावा सांस्कृतिक संपर्क और संस्कृति हस्तांतरण एक प्रमुख आधार है। इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम पहले सांस्कृतिक संपर्क को जानेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, हम जैसे कि अगर संपर्क का अर्थ ही अगर लगाए तो इसका मतलब होता है निकट संपर्क में आने से। देखिए, सांस्कृतिक क्षेत्र में संपर्क का अर्थ है दो या दो से अधिक संस्कृतियों का निकट संपर्क स्थापित होना। पर संस्कृति ग्रहण के लिए अलग अलग संस्कृतियों का परस्पर संपर्क में आना जरूरी होता है। इसके अभाव में पर संस्कृति ग्रहण संभव नहीं है। संपर्क है ये प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। देखिए, प्रत्यक्ष संपर्क में तो दो संस्कृतियों से संबंधित व्यक्ति आमने सामने मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इस स्थिति में वे एक दूसरे के रीति रिवाजों, प्रथाओं, व्यवहारों, मूल्यों एवं भौतिक संस्कृति के तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। इसके अगर उल्टा लिया जाए, जो अप्रत्यक्ष संपर्क है, इसमें दोनों संस्कृतियों के संबंधित व्यक्ति या फिर समूह आमने सामने नहीं होते हैं। अप्रत्यक्ष संपर्क में एक तीसरा मध्यस्थ होता है जो ये काम करता है। देखिए, किसी मध्यस्थ व्यक्ति द्वारा भी सांस्कृतिक संपर्क हो सकता है। सांस्कृतिक संपर्क के द्वारा परस्पर कुछ अपेक्षाएं या आशाएं भी की जाती हैं, जिनकी पूर्ति होने पर सांस्कृतिक ग्रहण के अवसर बढ़ जाते हैं। अप्रत्यक्ष संपर्क की अपेक्षा प्रत्यक्ष संपर्क के सांस्कृतिक आदान प्रदान की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है।
देखिए, संपर्क सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक सांस्कृतिक संपर्क वह है जिसमें दोनों संस्कृतियों में सहयोग, समझौता, एकीकरण या सात्मीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ से ही हो। नकारात्मक संपर्क के परिणाम स्वरूप दोनों संस्कृतियों में असहयोग, प्रतिस्पर्धा, विरोध एवं संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और कभी-कभी तो पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया समाप्त भी हो जाती है। देखिए, संपर्क प्राथमिक और द्वैतिक भी हो सकते हैं। प्राथमिक सांस्कृतिक संपर्क में दो सांस्कृतिक समूह में आमने सामने निकट एवं घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। पारस्परिक निकटता एवं घनिष्ठता संस्कृतियों के आदान प्रदान को सरल और सहज बना देती है। वहीं अगर द्वैतिक संस्कृति संपर्क में है तो संस्कृतियों में अप्रत्यक्ष संपर्क पाया जाता है और दोनों सांस्कृतिक समूहों में घनिष्ठता एवं निकटता नहीं होती है। वे किसी तीसरे व्यक्ति या समूह के या उपकरण के माध्यम से संपर्क में आते हैं। आज के युग में रहने वाले पत्र पत्रिका के बीच पाए जाने वाला संपर्क द्वैतिक संपर्क ही है। इसके द्वारा भी वे परस्पर एक दूसरे की भाषा, शैली और साथ ही संस्कृति से परिचित होते हैं और उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे संस्कृति हस्तांतरण के बारे में। पर संस्कृति ग्रहण के लिए दो संस्कृतियों का संपर्क का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये भी आवश्यक है कि वे एक दूसरे को अपनी संस्कृति हस्तांतरित करें। यदि एक समूह अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर दूसरे समूह को अपनी संस्कृति हस्तांतरित न करे या उसे इसमें परिचित न कराए तो पर संस्कृति ग्रहण अवरुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से एक समूह दूसरे समूह पर अपनी संस्कृति को अपनाने पर रोक लगा दे या ऐसा करने पर उसे दंडित करे, तब भी पर संस्कृति ग्रहण रुक जाता है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में सामंत राजा, महाराजा और शाही परिवारों के लोग अपनी प्रथाओं, पहनावे और आभूषण आदि को अन्य लोगों द्वारा अपनाने से मना करते थे। उच्च जातियों के व्यवहार प्रतिमान को निम्न जातियों द्वारा अपनाने का प्रतिबंधन लगाया जाता था। परिणाम प्रत्येक जाति की एक विशिष्ट संस्कृति पनपी और उनमें बहुत कम पर संस्कृति ग्रहण हुआ। संस्कृति हस्तांतरण के संपर्क में कुछ बातें महत्वपूर्ण है, जैसे सांस्कृतिक हस्तांतरण उन्हीं तत्वों का होता है जो तत्व अपनाने वाले समूह की संस्कृति से समानता रखते हो और उनके लिए लाभप्रद भी हो। यानी कि सांस्कृतिक हस्तांतरण के दौरान सांस्कृतिक तत्वों के मूल स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि ग्रहण करने वाला समूह अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे बदल देता है। सामान्यतः संस्कृति का हस्तांतरण उच्च संस्कृति से निम्न संस्कृति की दिशा में होता है। फिर भी संपर्क में आने वाली संस्कृतियां परस्पर एक दूसरे से कोई न कोई सांस्कृतिक तत्व अवश्य ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पर संस्कृति ग्रहण, सांस्कृतिक संपर्क और संस्कृति हस्तांतरण परस्पर संबंधित और सहयोगी प्रक्रिया हैं।